ठीक है, चलो। हाँ जी पलक, गुड इवनिंग। ठीक है, नाउ लेट मी स्टार्ट द स्क्रीन शेयर। लेट्स सी वो आज हमें क्या देखना है, क्या सीखना है। लेट्स हैव अ लुक एट दैट। ऑलराइट, सो दिस इज समथिंग वी हैव टू सी, ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज। तो यहाँ पे हम ड्रग्स से स्टार्ट करेंगे। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग अबाउट द ड्रग्स। अब जब हम यहाँ पे ड्रग्स की बात करें तो याद रखना, ड्रग्स की जब हम बात करें, सो वी हैव लाइक टू टर्म्स कैन कम इन योर हेड। तो आपके ड्रग्स वो गए जो आप एक फार्मेसी से आप लेके आते हो, विच हैज सम इम्पैक्ट ऑन योर बॉडी, विच हैव सम बेनिफिशियल इम्पैक्ट ऑन द बॉडी, राइट। एट टाइम्स क्या होता है, सच काइंड ऑफ ड्रग्स आर ऑल्सो बीन टेकन एज उनका भी अब्यूज किया जाता है, और दे आर बीन टेकन इन एक्सेस एंड पीपल बिकम एडिक्टेड टू दैट। So that also happens. उसके अलावा हम कुछ ऐसे ड्रग्स की बात करेंगे which have been like very widely been consumed, inhaled, injected inside the body, and they have a severe ill impact on the body. काफी खराब बॉडी के ऊपर उसके वजह से उनका इम्पैक्ट होता है। तो भी हम यहाँ पे देखेंगे, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड ये कौन से टाइप के ड्रग्स है जो थ्रू आउट द वर्ल्ड यूज किए जाते हैं, एंड टू एन एक्सटेंट हम समझेंगे कि उनका इम्पैक्ट जनरली बॉडी के ऊपर आपका क्या होता है, लाइक इफ नॉट इन डिटेल बट विल अंडरस्टैंड फ्यू थिंग्स ओवर देयर and why they are being consumed. That is also one thing we will try to see over there, and then we'll understand everything about the alcohol. Alcohol कैसे like excess में use किया जाता है, and it is also something which is going to be very addictive. So now let's start with the first category of drugs. So drugs की जो पहली category आपकी यहाँ पे, that's my opioids. So opioids is one of the category of your drugs. So let's see ये category में क्या क्या मिलता है मुझे देखने के लिए. Let's try to see that. So जब भी opioids टर्म आपके सामने आएगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो द नेम ऑफ द प्लांट. Papaver somnifera. So Papaver somnifera is the name of the plant जिसमें से आप ये कैटेगरी के ड्रग्स आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, ओपियोइड्स ड्रग्स आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो. सो इस प्लांट का कॉमन नेम आपका यहाँ पे होता है पॉपी प्लांट. द कॉमन नेम फॉर दिस plant is going to be a poppy plant. So this is a common name for this particular. अब इस प्लांट के लेटेक्स में से आप अपने ड्रग्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो. अब कई अलग अलग टाइप के ड्रग्स को यहाँ पे आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, और कहाँ से निकाल सकते हो, इसके लेटेक्स में से. तो इसके प्लांट के अंदर से एक फ्लूइड आपको मिलेगा, और उस फ्लूइड में से हम कई सारे ड्रग्स को हम यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. नाउ द मेजर ड्रग जो इस कैटेगरी में आता है, जो सबसे मेन नाम इस कैटेगरी के अंदर आपका यहाँ पे आएगा, वो नाम आपका यहाँ पे होगा मॉर्फिन. The main name which will come under this category is going to be your morphine. अब जब हम यहाँ पे, अच्छा मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही क्या? क्लास स्क्रीन दिख रही है. अच्छा, you have to, अरे प्रिया जरा पोजीशन चेंज करो, राइट लेफ्ट जाके देखो थोड़ा सा, नेटवर्क आ जाएगा. So you have this morphine over there, और morphine को हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं. हाँ तो प्रिया, that's what I'm telling you, just move around. नेटवर्क का इश्यू हो सकता है अपने एंड पे, तो थोड़ा सा लाइक, या फिर लॉग इन करके लॉग आउट करके लॉग इन करो वापस से, रिजॉल्व हो जाएगा. ठीक है, वो होता है कई बार नेटवर्क से भी ऐसा होता है. So now the term you have to know here is कि ओपियोइड पे जो सबसे कॉमन, सबसे मेन टर्म जो आपको यहाँ पे दिखता है, दैट्स माय मॉर्फिन. सो मॉर्फिन एक बहुत कॉमन ड्रग है जो ओपियोइड कैटेगरी में आपके यहाँ पे आता है. अब मॉर्फिन जब आपके सामने एक टर्म आएगा, याद रखना, इट इज गोइंग टू बी एनाल्जेसिक. एनाल्जेसिक ये यहाँ पे ड्रग होता है. एनाल्जेसिक का मतलब भी यहाँ पे होता है दैट दिस ड्रग इज गोइंग टू बी अ पेन रिलीवर. ये ड्रग जो आपका होता है इज गोइंग टू बी अ पेन रिलीवर. अब जब मैं कह रहा हूं कि मेरा यहाँ पे पेन रिलीवर है, तो आप इसको समझो यहाँ पे कि ये ड्रग को बहुत वाइडली यूज किया जाता है इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन टू रिलीव द पेन. वर्ल्ड वॉर में इसका इस्तेमाल काफी ज्यादा हुआ था. वर्ल्ड वॉर में आप जानते हो कि वो टाइम पे लाइक छोटी मोटी इंजरीज नहीं होती थी, काफी बड़ी बड़ी इंजरीज होती थी वो टाइम पे, राइट. सो व्हेनेवर समवन यूज्ड टू गेट अ वेरी बिग इंजरी, लाइक पैर ऑलमोस्ट कट चुका है, इंटेस्टाइन बाहर आ रहा है, समथिंग लाइक दैट यूज्ड टू हैपन. सो मॉर्फिन वाज अ वेरी गुड ड्रग व्हिच यूज्ड टू वर्क एज अ पेन किलर. मॉर्फिन एक काफी स्ट्रॉन्ग ड्रग यहाँ पे होता था जो आपका काम करता था एज अ पेन किलर. तो इसको आज की डेट में भी सर्जरी के बाद इसे यूज किया जाता है एज अ पेन किलर. सो पीपल और डॉक्टर्स डू गिव मॉर्फिन के शॉट्स आफ्टर द सर्जरी, बिकॉज सर्जरी का पोस्ट सर्जरी पेन रहता है.
तो उसके लिए मॉर्फिन अभी भी आज यूज किया जाता है, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग पेन किलर। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। सेकेंड थिंग याद रखना कि मॉर्फिन बेसिकली क्या करता है, इट ऑल्सो वर्क्स एज अ दिस ड्रग ऑल्सो वर्क एज अ डिप्रेसेंट। It also worked as a depressant. It slows down your breathing. It slows down the breathing. आपकी ब्रीदिंग को भी ये स्लो डाउन कर देगा। इट वर्क्स एज अ डिप्रेसेंट, इट ऑल्सो स्लोज डाउन योर ब्रीदिंग एज वेल। ये सारे बॉडी की जो एक्टिविटीज होती है ना उसको एकदम स्लो डाउन कर देता है। ड्राउजी फील होगा, आपकी ब्रीदिंग यहाँ पे स्लो हो जाएगी। तो याद रखना इट वर्क्स एज अ डिप्रेसेंट। डिप्रेसेंट मतलब ये आपको डिप्रेशन नहीं दे रहा, इट मीन्स कि आपके बॉडी के अंदर जितने भी एक्टिविटीज आपकी हो रही है उसको स्लो डाउन कर देगा। सो दैट इज व्हाट ऑल्सो मॉर्फिन इज नोन फॉर। मॉर्फिन इसके लिए भी काफी वेल नोन है। ठीक है, सो याद रखना पोस्ट सर्जरी अगर कोई ड्रग यूज किया जाता है दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ मॉर्फिन, और ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग पेन रिलीवर की तरह इसके यूज किया जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि जब डॉक्टर कोई ड्रग रेकमेंड करता है, सो आफ्टर रिकमेंडिंग दैट पर्टिकुलर ड्रग व्हाट यूजुअली हैपेंस कि कई बार पेशेंट उससे भी एडिक्टेड हो जाता है। इट आल्सो हैपेंस। सो डॉक्टर हैज टू बी वेरी केयरफुल इवन गिविंग द प्रिस्क्रिप्शन अबाउट सर्टेन ड्रग्स। कितना देना है कितना नहीं देना। कुछ ड्रग्स बिना प्रिस्क्रिप्शन के मिलते भी नहीं है, राइट, इवन दो उनका मेडिसिनल पर्पस होता है बट वो बिना प्रिस्क्रिप्शन के मिलते भी नहीं है। सो मॉर्फिन इज वन ऑफ देम। सो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है, दिस इज वन थिंग यू हैव टू नो इन दिस। अब मॉर्फिन का अगर आप एस्टाइलेशन करते हो, अगर आप मॉर्फिन निकालते हो, अगर आप उसका करते हो, एक प्रोसेस होता है, इफ यू कैरी आउट द एस्टाइलेशन ऑफ मॉर्फिन, एस्टाइलेशन ऑफ मॉर्फिन, तो आपको मिलेगा एक वेल नोन ड्रग जो आपने सुना होगा, दैट इज गोइंग टू बी योर हीरोइन। So acetylation of morphine is going to give you something like your heroin. हेरोइन ड्रग के बारे में आपने शायद पेपर में कभी पढ़ा होगा या टीवी पे। Yes, sir. वेरी कॉमन ड्रग सीन थ्रू आउट द वर्ल्ड। ये आपका बहुत कॉमन ड्रग आपको यहाँ पता है जो आपको थ्रू आउट द वर्ल्ड आपको ये लाइक जाना जाता है। अब एनसाइड के हिसाब से हीरोइन का एक कॉमन नेम भी आपको यहाँ पता है, स्मैक। स्मैक इज अ कॉमन नेम फॉर हीरोइन बट रियलिटी में ऐसा नहीं होता। स्मैक एक बाय प्रोडक्ट होता है जब आप हीरोइन बना रहे होते हो तब। स्मैक इज एक्चुअली वन ऑफ द बाय प्रोडक्ट ऑफ हीरोइन, बट अभी यहाँ पे मेंशन किया दैट हीरोइन इज आल्सो कॉल्ड एज अ स्मैक एंड ये आपको मिलता है बाय ड्यूरिंग द एसिटाइलेशन ऑफ द मॉर्फिन। सो मॉर्फिन को यूज करके आप कई सारे ड्रग्स बना सकते हो। सो हीरोइन इज वन ऑफ देम। और हीरोइन एक बहुत ही ऐसा ड्रग है जो थ्रू आउट द वर्ल्ड यूज किया जाता है फॉर द रॉन्ग पर्पसेस। ऑब्वियसली इट इज नॉट बीन यूज्ड फॉर द मेडिसिनल पर्पसेस। इसको यूज किया जाता है थ्रू आउट द वर्ल्ड। इसको ओरली कंज्यूम किया जा सकता है, इसको इनहेल किया जा सकता है। सो दैट इज द हीरोइन, दैट इज द स्टोरी ऑफ द हीरोइन। याद रखना इट इज आल्सो कॉल्ड एज माय स्मैक। अब इसके अलावा आपको एक और नाम यहाँ पे याद रखना पड़ेगा एंड दैट इज कॉल्ड एज माय कोडाइन, कोडीन। तो दिस वन मोर नेम व्हिच यू हैव टू नो। तो एक मॉर्फिन आपके यहाँ पे नाम आपको याद रखना है, दूसरा नेम आप यहाँ पे याद रख लेना, दैट्स माय कोडीन। अब कोडीन जो यहाँ पे आपका ड्रग है ये भी आपको इट कम्स अंडर द ओपाइड कैटेगरी, ये भी आपका ओपाइड कैटेगरी के अंदर ही आता है। अब कोडीन जो यहाँ पे ड्रग होता है ना, इसको हम यूज करते हैं इन द कफ सिरप। इसको कफ सिरप के अंदर यूज किया जाता है। आपने अगर शायद ये नहीं सुना होगा बट कोडाइन फॉस्फेट नाम का एक कफ सिरप आता है जो डॉक्टर रेकमेंड करता है अगर आपको बहुत ज्यादा खांसी है या अगर आपको बहुत ज्यादा डिस्ट्रेस है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है, देन वो टाइम पे ये ड्रग को यूज किया जा सकता है। सो इट इज बीन सीन इन द कफ सिरप एंड इट इज गोइंग टू गिव यू रिलीफ। ये आपको रिलीफ देने में आपकी बड़ी मदद है। सो अगर कोई किसी को भी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होता है, इफ समवन हैज एनी काइंड ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, जनरली अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि खांसी ज्यादा तो आपको तब आती है जब आपको ब्रोंकाइटिस हुआ हो या किसी को अगर हुआ हो ट्यूबरक्लोसिस हुआ हो, तो वहां पे बहुत खांसी आना इट्स अ वेरी कॉमन सिम्टम। तो वो टाइम पे ये ड्रग को दिया जाता है एंड दिस ड्रग आल्सो कम्स अंडर कैटेगरी ऑफ माय ओपाइड्स कैटेगरी। तो आपको दो नाम यहाँ पे याद रखने, एक तो कोडाइन आपका यहाँ पे हो गया, कोडीन आपका यहाँ पे हो गया जो आपका कफ सिरप में भी यूज किया जाता है। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस या रेस्पिरेटरी डिजीज वाली कंडीशन में इसको हम यहाँ पे डॉक्टर रिकमेंड करेगा। अगेन ये एक एडिक्टिव ड्रग है, बिना प्रिस्क्रिप्शन के जनरली आपको ये नहीं मिलता, राइट। कई सारे फार्मास्यूटिकल फार्मेसी वाले वैसे भी दे देते हैं बट जनरली इट कैन बिकम एडिक्टेड एज वेल। उसके अलावा मॉर्फिन याद रखना, मॉर्फिन इज समथिंग व्हिच इज गोइंग टू बी अ पेन किलर। वर्ल्ड वॉर के टाइम पे इसे यूज किया गया था, आज के डेट में पोस्ट सर्जरी भी इसे यूज किया जाता है। इट इज अ डिप्रेसेंट एंड स्लोज डाउन द ब्रीदिंग।
एक डिप्रेसेंट है, ये आपके ब्रीदिंग को बिल्कुल वहां पे स्लो डाउन कर देगा। सो ये आपको बहुत लाइक इनएक्टिव, लाइक ड्राउजी आपको फील कराता है ये ड्रग, ठीक है। और एस्टाइलेशन में जब हम मॉर्फिन का करते हैं तो हमें मिलता है हमारा एक वेल नोन ड्रग जिसे हम कहते हैं यहाँ पे एज अ हीरोइन, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज माई स्मैक। एंड ये ड्रग इंजेक्ट किया जा सकता है, इनहेल किया जा सकता है, या डायरेक्टली कंज्यूम भी किया जाता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। और याद रखना, आपसे पूछा जाएगा कि आपका ओपियोइड ड्रग्स जो होते हैं वो प्लांट के कौन से हिस्से में से आपको मिल रहे हैं, देन यू जस्ट हैव टू टेल देम प्लांट में से जो लैटेक्स निकलता है उसमें से फिर हम हमारे तरीके से निकाल सकते हैं ड्रग्स को। सो यू टेक आउट द लैटेक्स एंड देन उसमें से हम कमर्शियल स्केल पे वो ड्रग को हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये चीज, इतनी बातें आपको यहाँ पे याद रखनी इन टर्म्स ऑफ ओपियोइड्स। अगर आप इतना याद रख सकते हो देन आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी इन टर्म्स ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन। सो दीज आर द फ्यू थिंग्स यू हैव टू नो अबाउट द ओपियोइड्स। मॉर्फिन याद रखना, कोडीन याद रखना, दोनों बहुत सेपरेट है, दोनों का काम अलग है, बट दे बोथ बिलोंग टू द सेम कैटेगरी। और जो वेल नोन जो ड्रग्स यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ हीरोइन, ये भी याद रखना, जो थ्रू द वर्ल्ड यूज किया जाता है। ओके, सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। अच्छा, एक और चीज, एक और इंपॉर्टेंट चीज, ओपियोइड्स ड्रग्स जो होते हैं ना, इसके रिसेप्टर आपको मिलेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर। सो सीएनएस के अंदर आपको रिसेप्टर मिल जाएंगे, एंड उसके साथ साथ आपके जीआई ट्रैक में। हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट बात है जो आपको यहाँ पे याद रखनी, कि इसके रिसेप्टर्स आपको मिलेंगे सीएनएस के अंदर, एंड यू विल फाइंड द रिसेप्टर्स ऑन द जीआई ट्रैक। सो इसके रिसेप्टर्स यू विल फाइंड ऑन द सीएनएस एंड द जीआई ट्रैक। तो ये याद रखना, जब कोई ये ड्रग कंज्यूम करता है तो उसका इफेक्ट ब्रेन पे भी होता है और जीआई ट्रैक पे भी होता है। सो दीज आर द टू लोकेशंस जहां पे इसके रिसेप्टर्स आपको मिलेंगे, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। तो दैट इज माय ओपियोइड्स ड्रग्स। सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट कैटेगरी। ये कैटेगरी आपको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस कैटेगरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. मूव ऑन टू योर नेक्स्ट कैटेगरी। सो यही जो मैंने आपको मेंशन किया था वो सब यहाँ पे लिखा हुआ है। जो एक्स्ट्रा चीज आप यहाँ पे याद रख सकते हो वो होगा कि ये टेस्ट करता है बिटर, व्हाइट कलर का होता है, व्हाइट, ऑर्डरलेस एंड गोइंग टू बी बिटर, मतलब ये कड़वा होता है, राइट, क्रिस्टलाइन कंपाउंड। Okay, extracted from the latex of the poppy plant, something I've already mentioned to you. So the other thing, it is a depressant, slows down the body function. Okay, so that is something you have to know. All right, then you have over here, this is a picture of a poppy plant. ये आपको यहाँ पे दिख रही है, आपके पिक्चर यहाँ पे, and chemical structure. अभी नीट में कई बार क्या होता है कि वो आपके सामने chemical structure रख देते हैं and then they will ask you कि बताओ ये किसका है। तो chemical structure के ऊपर आपको नजर होनी चाहिए, एंड याद रखना दैट व्हाट केमिकल स्ट्रक्चर बिलोंग टू व्हिच कैटेगरी। अगर आपको यहाँ पे बेंजीन रिंग दिख जाए ना, याद रखना इट इज गोइंग टू बी माय मॉर्फिन। मॉर्फिन के अंदर आपको एक वेरी प्रोमिनेंट बेंजीन रिंग आपको यहाँ पे दिख जाएगी। प्लांट भी कई बार वो लोग सामने रख देते हैं और कहते हैं कि बताओ ये कौन सा प्लांट है। तो जब वो प्लांट आपके सामने रखेंगे तो प्लांट एनसाइड का ही होगा, तो ये भी याद रखना। एंड बाय लुकिंग एट द प्लांट यू कैन एक्चुअली टेल दैट इट इज पॉपी प्लांट या नहीं है। नेक्स्ट कैटेगरी जो मेरे यहाँ पे सामने आ रही है, दैट इज माय cannabinoids. Cannabis sativa is the name of the species. Cannabis sativa इसका यहाँ पे नाम है इस प्लांट का, और इस प्लांट में से भी आपको कई सारे ड्रग्स आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। So many drugs will be also coming from this category as well. So ये कैटेगरी के अंदर जो आपके ड्रग्स आते हैं, दे हैव अ रिसेप्टर। इनके रिसेप्टर आपको मिलेंगे सीएनएस के अंदर। तो सीएनएस प्लांट के अंदर, इन द सीएनएस, और आई वुड से आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर आपको इसके रिसेप्टर देखने के लिए मिलते हैं। सो दे विल हैव द रिसेप्टर इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर। ये जो आपके यहाँ पे ड्रग है, दिस विल हैव अ इफेक्ट ऑन योर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। सो ये भी रखना, इट विल हैव द इफेक्ट, इट विल हैव द इफेक्ट ऑन योर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, वास्कुलर सिस्टम। तो आपके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को ये स्लो कर सकता है, एंड दैट काइंड ऑफ इफेक्ट इट कैन हैव ऑन द बॉडी। सो दैट इज माय कैनाबिनॉइड्स कैटेगरी में जो भी ड्रग्स आते हैं, दे विल हैव एन इफेक्ट ऑन द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। अब कैनाबिनॉइड्स की जब हम यहाँ पे बात करेंगे तो आपको याद रखना है कि इसमें आपके बहुत सारे टाइप के ड्रग्स आप यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, एंड जो भी आप यहाँ पे ड्रग यहाँ पे आप एक्सट्रैक्ट करोगे, दिस ड्रग्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इन्फ्लोरेंस। तो कैनाबिनॉइड्स के अगर आपको ड्रग्स निकालने, देन आपका जो फ्लावर होता है या इन्फ्लोरेंस जो होता है, उस इन्फ्लोरेंस के अंदर यू कैन हैव सर्टन लोकेशंस, मतलब अलग अलग जगह से आप यहाँ पे अलग अलग चीजें आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। आप लीव्स में से कुछ चीजें एक्सट्रैक्ट कर सकते हो,
आप पेटल्स में से चीजें एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, एक्सट्रैक्ट द ड्रग फ्रॉम द पेटल्स, यू कैन ऑल्सो एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द रेजिन। सो मल्टीपल जगह होती है आपके फ्लावर के अंदर जहां से आप अपने डिजायर्ड ड्रग्स आप यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। और कैनाबिनॉइड्स कैटेगरी के अंदर जो ड्रग्स आते हैं वो अगेन कई सारे ड्रग्स यहाँ पे आपके आएंगे जो आपके यहाँ पे वेल नोन होंगे, लाइक यू विल हैव योर हशीश, you will have your charas, marijuana, you can have something like your bhang, ये सारे ड्रग्स जो है हमारे यहाँ पे, ऑल दिस ड्रग्स विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ योर कैनाबिनॉइड्स। सो हशीश, चरस, marijuana, भांग, मेथ, कई सारे आपके ऐसे ड्रग्स होते हैं जो इस कैटेगरी के अंदर आपके यहाँ पे आएंगे। अब आप जानते हो कि ये जो मेरे ड्रग्स हमने हमारे सामने यहाँ पे लिखे हुए हैं, अगेन दे हैव बीन वाइडली कंज्यूम थ्रू आउट द कंट्री। पूरे कंट्री में इसको बहुत ज्यादा यहाँ, नॉट इवन इन कंट्री, इट्स लाइक थ्रू आउट द वर्ल्ड इन ड्रग्स को यहाँ पे कंज्यूम किया जाता है। अगेन दे कैन बी इंजेक्टेड, दे कैन बी इनहेल्ड, राइट? And yeah, people do use them, people are known to be using them, so they can be injected or they can be inhaled. ये चीज आपको यहाँ पे रखनी है। एंड इट इज अगेन वन ऑफ द ड्रग जिससे लोग एडिक्टेड हो जाते हैं एंड देन दे हैव द कॉन्सिक्वेंसेज। याद रखना, इफ समवन इज कंज्यूमिंग सर्टेन काइंड ऑफ ड्रग्स एंड ही गेट्स एडिक्टेड, तो इंटरनल बॉडी पार्ट्स को बहुत ज्यादा डैमेज करता है। इट डज योर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, इट डज डैमेज योर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ऑर्गन्स को डैमेज आपके यहाँ पे होता है। अलॉन्ग विद दैट द पर्सन बिकम्स वेरी मच इमोबाइल, वो नॉर्मल एक्टिविटीज अपने यहाँ पे कर नहीं सकता, and that is why he will start losing his days where he has to be doing something. And once you become addictive, then it becomes quite difficult to suddenly stop taking those drugs. तो अगर मैं आपको यहाँ पे एक चीज समझाऊं, तो याद रखना कि जब कोई एडिक्शन होता है किसी ड्रग का, तो उसे तुरंत अगर कोई छोड़ता है, if someone starts living that drug suddenly, right, then उसके कई सारे लाइक कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। सो जनरली होता क्या है कि अगर कोई बहुत ज्यादा एडिक्टेड है ड्रग को लेके, तो रिहैब सेंटर में क्या किया जाता है, what we have seen in the West, what they do in the rehab center, कि उस पर्सन को ड्रग्स दिए जाएंगे बट कम अमाउंट में दिए जाएंगे। So that person will be given certain amount of drugs, but they will be given in a very less amount. So yeah, beta, in that case you can you can just try to see if you are able to see the lecture, या फिर कोई बात नहीं, आप रिकॉर्डिंग देख लेना अगर ऐसा कंसर्न आ रहा है तो, ठीक है? तमन्ना रुकना 2 मिनट। So please understand, when people start taking the drugs, right, और अगर उन्हें एकदम से उनका ड्रग बंद कर दिया जाए, there is going to be a consequences. वो एकदम से बंद करने पे भी बहुत इफेक्ट होते हैं बॉडी के ऊपर, काफी नेगेटिव इफेक्ट बॉडी के ऊपर हो सकता है। दिस इज कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग, जिसको हम कहते हैं एज अ विड्रॉल, पता है आपने कभी शायद मूवीज में देखा होगा कि लोग काफी ऐसे एंशियस हो जाते हैं अगर ड्रग ना मिल रहा हो तो, दे स्टार्ट लुकिंग फॉर ड्रग्स, लाइक ऐसे पागलों की तरह वो ड्रग ढूंढ रहे होते हैं, अपना पसीना छूट रहा होता है उनको, हार्ट बीट उनकी बढ़ जाती है। यू मस्ट हैव सीन दैट, एटलीस्ट इन मूवीज यू मस्ट हैव सीन दैट। सो वो एक्चुअली में होता है, राइट? अगर किसी का सडनली ड्रग लेना अगर बंद कर दो, देन उसको ये सारे इंपैक्ट वहां पे हो रहे होते हैं। एंड समटाइम इसे जो ये जो आपको दिख रहा होता है ना, जो किसी पर्सन के साथ हो रहा होता है, उसे हम कहते हैं विड्रॉल, वी कॉल देम विड्रॉल सिंड्रोम। एंड विड्रॉल सिंड्रोम कई बार फेटल भी हो सकता है, समटाइम इट बिकम्स फेटल। सो दैट इज वाई रिहैब सेंटर में क्या किया जाता है कि उनको ड्रग्स दिए जाते हैं बट कम अमाउंट में दिए जाते हैं। सो अगर पहले कोई पर्सन 7 ml शॉट ले रहा था, तो उसको फिर 5 ml पे लेके आते हैं, देन 5 में जब वो एडजस्ट हो जाता है, he gets used to the 5 ml, then he will be brought back to 4 ml, 3 ml, and that's how people get saved in the rehab center. तो उस तरीके से वहां पे चीजों को लाइक काम किया जाता है उस तरीके से। सो दैट इज ऑल्सो वन थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड कि सडनली कोई ड्रग लेना बंद करता है तो इट्स नॉट दैट इजी, राइट? इफ इज समवन हु हैज बीन टेकिंग ड्रग्स फॉर इयर्स, then suddenly बंद करना, and he can have the body will give a strong response, and that response can be sometime very life threatening, so that can happen. ठीक है? हाँ जी काजल बताइए क्या सवाल है आपका? नॉट काजल, तमन्ना बोलिए। सर जैसे आपने ओपोडियोसिस में बताया ना कि उनके लिए एक स्पेशली प्लांट होता है, पोपी प्लांट, तो इसमें कोई स्पेसिफिक प्लांट वही नहीं कैनबिस सटाइवा इज द नेम ऑफ द प्लांट। ये जो है ना, ये प्लांट का नाम नहीं है, दिस इज द नेम ऑफ द प्लांट। हाँ, ये मेरा प्लांट का नाम है जिससे आप ये सारे ड्रग्स को आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो।
ठीक है. So these are the things which you have to understand. ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है. These are the few things which you have to pay attention to. याद रखना, they will have a receptor on the brain. इनके receptors सिर्फ brain में ही होते हैं, and they will have an impact on the cardiovascular system. So this is what these drugs are known for. Okay. So these are the few things which have been mentioned. जो मैंने आपको mention किया था वही चीजें आपके यहाँ पे mention की हुई. You can have a look at that. They will have an impact on the cardiovascular system, and you have different names over here. Marijuana, hashish, charas, ganja, these all drugs come under this particular category, right? And you can extract the drugs at several sites. Flower tops से आप निकाल सकते हो, leaves से निकाल सकते हो, resin से निकाल सकते हो of this plant. And yeah, you know, they have been globally sold in the market, right? These drugs have been like illegally, like इनको वो किया जाता है because they are highly addictive. Okay, so ये चीज भी आपको याद रखना. This is my cannabinoids. Cannabinoids जब आप पढ़ोगे तो याद रखना यहाँ से हम medicinal property वाले drugs हमें यहाँ पे ज्यादा मिल नहीं रहे. We don't have such drugs right now over here. Mainly ये पे जो drugs है उन्हें for the wrong purposes के लिए throughout the world use किया जाता है. That's one thing you have to know. They are highly addictive drugs. So this is my cannabis sativa का plant. और ये है आपका यहाँ पे उसका स्ट्रक्चर, राइट? सो यू कैन सी द स्ट्रक्चर ऑफ द कैम्बिनोइड मॉलिक्यूल. सो दिस इज समथिंग यू हैव टू रिमेंबर. एक पूरी बेंजीन रिंग है, एक हाफ पार्शियल बनी हुई बेंजीन रिंग है जो आप यहाँ पे देख पाओगे. सो दैट इज व्हाट यू फाइंड इन दिस केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ दिस पर्टिकुलर कैम्बिनोइड्स मॉलिक्यूल. एंड दिस इज अ प्लांट. प्लांट भी आपको यही रखेंगे वो लोग और उन्हें सामने रखना होगा. तो देन वी हैव अ कोका एल्केलॉइड या कोकेन. ये भी टर्म काफी well known है. Cocaine is also one of the very well known drugs throughout the country, throughout the world, not in the country, throughout the world. सिर्फ इंडिया में नहीं होता, इसका एडिक्शन पूरे वर्ल्ड में होता है. सो जब हम कोकेन की यहाँ पे बात करते हैं, जब हम इस कैटेगरी की हम बात करें कोका एल्कलॉइड, तो यू हैव टू नो द प्लांट. यू हैव एरिथ्रोजाइलम. So erythroxylum coca is the name of the plant जिसमें से आप कोकेन आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो. So this plant is a plant जिसमें से आपका कोकेन आपका एक्सट्रैक्ट किया जाता है. इसके भी रिसेप्टर्स जो आपको मिलेंगे, you will find the receptors on the CNS. आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ही आपको मिलेंगे इसके यहाँ पे रिसेप्टर्स. So again that is something which is common to cannabinoids. ठीक है. जब आप ये ड्रग की ये प्लांट की बात करो तो याद रखना one of the very common drug which has been used is going to be cocaine. And cocaine को हम even commonly कहते हैं यहाँ पे as a crack. C-R-A-C-K, crack. Crack भी कहा जाता है, इसको even commonly कहते हैं as a coke as well. अब cocaine जो यहाँ पे drug use किया जाता है, now it is known to give a person a strong sense of euphoria. किसे मालूम है euphoria क्या होता है? Anyone? सर हैप्पी हार्मोन. हैप्पी हार्मोन तो वो तो आपका होता है डोपामाइन. यूफोरिया मींस इट्स नॉट अ हार्मोन, इट सिंपली मींस अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ हैप्पीनेस. यस सर, हैप्पी होना, हद खुश होना फिजूल में बिना कोई रीजन के, राइट? दैट इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू स्टार्टिंग दिस ड्रग, राइट? सो इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेंट. मैं कह सकता हूँ दैट कोकेन इज गोइंग टू बी अ स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेंट ओवर देयर. ये काफी स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेंट होता है. So after taking this drug, the person can have a strong sense of happiness. Energized feel होता है. So energized भी आप यहाँ पे feel होगा after taking this kind of drug. I'm not saying one should by any means should use those kind of drugs. They are going to have a much more bad effect on the body than they give you a strong high for that momentary period of time. But yeah, this is what happens inside the body. The person feels energized and we have a strong sense of euphoria. और ये drugs जो मेरे यहाँ पे होते हैं, they are my strong stimulant. Okay. So इसके साथ साथ ये जो drugs consume करा जाता है, again inhale किया जाता है, inject किया जाता है, once people start consuming the drugs, they can also give you certain amount of hallucination. या आपको कुछ हद तक hallucination भी आपको यहाँ पे feel होगा. हेलुसिनेशन होना मतलब आपको वो सारी चीजें दिखना जो एक्चुअली एग्जिस्ट भी नहीं करती, जो है भी नहीं आपके सामने. यू स्टार्ट सीइंग ऑल दोस थिंग्स जो एक्चुअली में रियल है भी नहीं. आप घर पे बैठे हुए आपको लग रहा है कि आप माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गए आफ्टर टेकिंग दिस ड्रग्स, राइट? आप माउंट एवरेस्ट पे आपको लग रहा है आप कहीं और हो, राइट?
So you find कि you are actually seeing all those things जो आपके सामने actually में है भी नहीं, right? You start seeing all those, आपको ऐसे ऐसी चीजें दिख रही होती है आपके सामने, तो उसे हम कहते हैं hallucination, right? That actually happens when you start taking the drug. So it is also potent hallucinogen. So yeah, Dapna, cocaine is going to give you a sense of euphoria. It gives you a sense of like will keep you energized. It also has certain amount of hallucination effect भी इसके बॉडी के अंदर आपको होते हुए आपको मिलेगा. तो ये कुछ चीजें आपको यहाँ पे होते मिलती है विद द कोकेन. सो कोकेन के बारे में आपको इतनी बात याद रखनी है. इसका कॉमन नेम यहाँ पे क्या होता है, रिसेप्टर कहाँ से आएंगे, ये आपको कौन से प्लांट से मिलेगा, इट्रोजाइलम कोका. और ये प्लांट है आपका नेटिव टू माई साउथ अमेरिका. दिस प्लांट इज नेटिव to your South America. So this is also one thing you have to understand. ये बात भी आपको यहाँ पे याद रखनी है कि नेटिव आपका प्लांट है साउथ अमेरिका का, बट वहां से ग्रो करके एक्सट्रैक्ट करके कोकेन को थ्रू आउट द वर्ल्ड आपका सप्लाई किया जाता है, बिकॉज अगेन इट इज बीन वाइडली यूज्ड बाय द पीपल. ओके, सो इतनी बात याद रखना इन टर्म्स ऑफ कोकेन कि कोक है, क्रैक है, स्टिमुलेंट है, यूफोरिया देता है, हेलुसिनेशन देता है, एंड प्लांट का नाम यहाँ पे क्या है. दीज आर द फ्यू थिंग्स यू हैव टू नो अबाउट द कोकेन. अब कोकेन के साथ साथ अगर आप यहाँ पे देखोगे, देन आपके यहाँ पे और दो आपके प्लांट्स होते हैं, एट्रोपा बेलाडोना एंड यू हैव अ दतूरा. ये जो दो आपके प्लांट है, दे आर ऑल्सो वेल नोन फॉर द हेलुसिनेशन. ये जो दो प्लांट्स यहाँ पे होते हैं, दे आर ऑल्सो नोन टू कॉज हेलुसिनेशन. बहुत वेल नोन है ये प्लांट हेलुसिनेशन के लिए. जब कोई ये ड्रग्स लिए जाते हैं या इन प्लांट्स को किसी भी तरीके से अगर इनके प्रोडक्ट को अगर आप कंज्यूम करा जाता है इन प्लांट्स में से, देन दे विल गिव यू अ सेंस ऑफ थिंग्स इन योर सराउंडिंग जो होती भी नहीं है. So basically the whole idea of people taking drugs is you have this sense of relief, you have this sense of calmness, you have this sense of reality से आप थोड़े दूर चले जाते हो, इसलिए people will get addicted to this. That's what actually happens, right? And yeah, and people, what they don't understand, these drugs have a severe impact physiologically, जिसको कई बार आप रिवर्ट भी नहीं कर सकते हैं. So उसकी जो efficiency होती है काम करने की, वो आपकी बहुत ज्यादा कम हो जाती है. And when this thing starts happening in the early age, it is something which is alarming, right? So that is why when youth gets involved in such kind of drugs habit, their efficiency to work is going to get decreased in a long run. So yeah, that's one thing which happens. तो ये दो प्लांट याद रखना, एट्रोपा बेलाडोना एंड दतूरा. दतूरा प्लांट आपने सुना भी होगा और शायद आपने देखा भी होगा शायद से. यस सर, देखिए. Yes, sir. These are the two plants which has a potent hallucination ये cause कर सकते हैं, तो ये आपको याद रखना है. So these are the names we have to know. Names की property क्या है आपको यहाँ पे याद रखनी है. Then we have this three more names: barbiturates, amphetamines, and your benzodiazepine. ये जो तीन नाम आपके सामने यहाँ पे है, these three names which you find over there, इनको मेडिसिनल पर्पस के लिए काफी ज्यादा यूज किया जाता है. बार्बिटुरेट, एम्फेटामाइन्स एंड बेंजोडाइजेपिन्स को बहुत ज्यादा मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज किया जाता है. जनरली दे आर बीन यूज्ड टू ट्रीट डिप्रेशन and also insomnia. They are also being used to treat insomnia. तो डिप्रेशन और इंसोम्निया को ट्रीट करने के लिए एक डॉक्टर जनरली ये ड्रग रेकमेंड कर सकता है टू द पेशेंट, इट एट अ सर्टेन अमाउंट, बिकॉज अगेन ये ऐसे ड्रग्स है जिनको लेके कोई भी एडिक्टिव हो सकता है. सो दैट इज समथिंग विच इज यू हैव टू रिमेंबर इन दिस. सो अच्छा, एक बात बताओ मुझे आप लोग, एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट में फर्क क्या होता है? कोई बताएगा हैंड रेज करके? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड, हाँ जी तमन्ना बताइए. सर साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट. सर तो जो साइकेट्रिस्ट होता है ना, ये क्या इतना लंबा पॉज क्यों ले रहे हो? सर मैं कंफ्यूज हो गई. सर तो जो साइकेट्रिस्ट होता है वो एक प्रोफेशनल, यू कैन से ब्रेन का वो डॉक्टर होता है जो हमें मेडिसिन के साथ ठीक करता है. बट जो साइकोलॉजिस्ट होता है वो ऐसा पर्सन होता है जो प्रोफेशनल है, बट वो हमसे बातचीत करके हमारी प्रॉब्लम्स को मतलब सोल्यूशन देता है. मतलब उसमें मेडिसिन की ज्यादा वो जरूरत नहीं होती.
Right, तमन्ना, right. Anything else you want to add, Shikha, in this? नहीं सर, सेम ही था। तो आपका जो एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो आपका यहाँ पे होता है, ये आपका वो होता है जो आपको बातचीत करेगा आपसे. ही इज गोइंग टू टॉक टू यू, इज गोइंग टू टॉक टू यू अबाउट योर लाइक हाउ योर रूटीन इज, अबाउट एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ योर लाइफ. आपका बचपन के साथ था, लाइक एवरीथिंग, ही विल ट्राई टू गेट एवरीथिंग फ्रॉम योर साइड एंड देन ही विल रिकमेंड सर्टेन एक्टिविटीज टू यू. एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट कभी भी ड्रग्स रिकमेंड कर नहीं सकता. अगर मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ तो मैं प्रिस्क्रिप्शन नहीं दे सकता कि जाओ जाके ये ड्रग ले लो एंड इट विल बी बेटर फॉर यू. सो आई कैन नॉट डू दैट. एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एक डॉक्टर नहीं होता, राइट? सो व्हेन यू बिकम अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट यू जस्ट हैव टू डू अ ग्रेजुएशन इन क्लिनिकल साइकोलॉजी. आप ग्रेजुएशन, अपना पोस्ट ग्रेजुएशन आप कर सकते हो एंड देन यू बिकम प्रोफेशनल इन दिस. एंड दैट इज नॉट समथिंग, मैं ये नहीं कह रहा कि ये कोई कम काम है या ये एक इट इज इंफीरियर टू व्हाट साइकियाट्रिस्ट डू. इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट जॉब इन द राइट नाउ. आज के लैंडस्केप के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है. यस सर. या बट एक साइकियाट्रिस्ट जो यहाँ पे होता है, ही इज द वन हु इज एक्चुअली कैन गिव द प्रिस्क्रिप्शन. सो एक साइकियाट्रिस्ट बनने के लिए आपको अपना 5 साल का एमबीबीएस करना होगा एंड देन यू डू द एमडी इन साइकियाट्री एंड नाउ यू आर द वन हु हैज द अथॉरिटी टू गिव द प्रिस्क्रिप्शन टू अ ड्रग. तो आप वो कर सकते हो. अलॉन्ग विद दैट, अगर आपने देखा होगा टीवीज पे या मूवीज में, अगर आपने देखा होगा, देन पीपल जो शॉक ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं ना डॉक्टर्स पेशेंट को, इवन इन दैट देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ साइकियाट्रिस्ट ओवर देयर. वो उसके गाइडेंस के अंदर ही सब हो रहा होता है. सो या साइकियाट्रिस्ट बनने के लिए यू हैव टू डू द एमबीबीएस एंड देन द एमडी इन साइकियाट्री एंड देन यू बिकम समवन हु कैन एक्चुअली ट्रीट अ पर्सन विद द मेडिसिन्स एंड एवरीथिंग. बट एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जनरली या बातचीत करके पता लगाता है इशू को. एंड दे बोथ वर्क इन टैंडम, लाइक बोथ ऑफ देम आर वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस प्रोफेशन जहाँ पे आप द मेंटल हेल्थ इज कंसर्न. सो दीज आर द थिंग्स यू हैव टू नो. ये कुछ आपके यहाँ पे ड्रग्स है जो इनको ट्रीट करने के लिए यूज किए जा सकते हैं. अगेन दीज ड्रग्स आर ऑलवेज गिवन बाय अ साइकियाट्रिस्ट, नॉट बाय अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट. तो ये याद रखना कि इनका मेडिसिनल प्रॉपर्टी काफी ज्यादा होते हैं ड्रग्स का. अगेन दे कैन बिकम एडिक्टिव. ये एडिक्टिव आपके यहाँ पे ड्रग्स हो सकते हैं. तो ये बातें आपको याद रखनी है कि इन ड्रग्स का यहाँ पे काम क्या होता है, एट्रोपा, धतूरा आपके यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एंड द 3 कैटेगरीज. कोकेन, कोका एल्कलॉइड्स, जहाँ पे आपका कोकेन आपका वेल नोन ड्रग आता है. इसके बारे में याद रखना कहाँ से हमें ड्रग मिल रहा है, रिसेप्टर्स कहाँ पे, और कॉमनली से क्या कहा जाता है. यूफोरिया, ये सब आपको याद रह जाएगा वैसे भी. यू नो व्हाट हाउ द इम्पैक्ट ऑफ ड्रग विल हैव ऑन द पर्सन. देन वी हैव सीन द कैनाबिनॉइड्स. इनको याद रखना दैट व्हिच इज द प्लांट इन्वॉल्वड, ड्रग्स यहाँ पे कौन से आ रहे हैं एंड इनके रिसेप्टर्स कहाँ पे. एंड देन यू हैव ओपियोइड्स ड्रग्स, कि इनका यहाँ पे किस तरीके से काम किया होता है. ओके, तो आपको नीट लेवल पे इतनी चीजें आपको याद रखनी है. इवन तो ये काफी एक्सटेंसिव टॉपिक है और सही बताओ तो काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है जब आप समझते हो कि इनका एक्चुअली में इम्पैक्ट बॉडी पे कैसे होता है. बट राइट नाउ वी डोंट गेट इनटू दोस थिंग्स बिकॉज या वी हैव टू प्रिपेयर फॉर नीट राइट नाउ. दैट्स व्हाई. सो इतनी बातें आपको याद रखनी है. आई होप इतनी चीजें आपको यहाँ पे समझ आ रही है और इतनी चीजें आप याद रख पाओगे. आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू जो भी हम यहाँ पे कर रहे हैं. यस सर. Yes, sir. इस सवाल हो तो पूछ लेना. हाँ, इफ समवन हैज सम काइंड ऑफ क्वेश्चन देन प्लीज डोंट थिंक ये पूछना है नहीं पूछना, क्या ये एक सवाल सही या नहीं. डोंट थिंक लाइक दैट एंड प्लीज आस्क अ क्वेश्चन इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चंस. सर Okay. कोकेन का स्ट्रक्चर नहीं बताया आपने. नहीं बेटा, वो स्ट्रक्चर नहीं है ना, इसलिए उसे नहीं बताया. सो दैट्स ओके. इफ इट्स नॉट देयर लेट्स लीव इट द वे इट इज. ठीक है. यस सर. So yeah. So now let's talk about smoking over here. Smoking in again is one of the very addictive activity जो planet पे होती है. Smoking, people smoke, people chew tobacco. Even though smoking, like the packet of cigarette does have that gruesome picture of people suffering with cancer, still people are going to smoke. But that's a very good way of letting people know कि ये होगा. But still, now let's try to understand कि when someone starts smoking या कोई tobacco chew कर रहा है तो उससे हो क्या रहा है. So basically याद रखना है कि आपका निकोटिन यहाँ पे एक बहुत मेन रोल प्ले करता है. So nicotine, you know that it is also one of the carcinogen. अब निकोटिन जो होता है ना, when person starts smoking, तो निकोटिन क्या करेगा, निकोटिन जो जनरली आपका उसमें होता है लाइक सिगरेट के अंदर, that will go and tell the adrenal gland, it will go and tell the adrenal gland to start releasing 2 hormones. ये जाके 2 हार्मोन रिलीज करवाएगा. सो इट विल गो एंड रिलीज 2 हार्मोन्स. वन इज योर एड्रेनलिन और जो दूसरा हार्मोन आपका यहाँ पे का दैट इज गोइंग टू बी योर नॉर एड्रेनलिन. ये 2 हार्मोन आपके यहाँ पे आते हैं, रिलीज करके आते हैं आपके बॉडी में से फ्रॉम द एड्रेनलिन बिकॉज ऑफ द निकोटिन.
अब ये जब दोनों हार्मोन आपके बॉडी के अंदर आएंगे तो ये जनरली करते क्या है, दे विल इंक्रीज द ब्लड प्रेशर। ये यहाँ पे इंक्रीज कराते हैं आपका ब्लड प्रेशर, दे आर द वन गोइंग टू इंक्रीज द ब्लड प्रेशर। इनके वजह से बढ़ेगा ब्लड प्रेशर, दैट्स वन थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड। सेकेंड चीज आपको यहाँ पे याद रखनी कि इनके वजह से आपको यहाँ पे इंक्रीज होता है आपका हार्ट बीट। अब स्मोकिंग के वजह से जो सबसे कॉमन चीज होते हुए मिलती है दैट्स लंग कैंसर। लंग कैंसर काफी कॉमनली आपके यहाँ पे होते हुए मिलता है, और उसके साथ साथ आपको कार्डियोवास्कुलर इश्यूज भी आपको यहाँ पे आ सकते हैं। यू कैन हैव नंबर ऑफ कार्डियोवास्कुलर इश्यूज जो आपके स्मोकिंग की वजह से आपके यहाँ पे होते हुए आपके यहाँ पे मिल जाते हैं। सो स्मोकिंग कर लो, या अगर हम टोबैको च्यूइंग कर ले तो टोबैको च्यूइंग इज वेल नोन टू गिव यू द कैंसर ऑफ योर बकल कैविटी। स्मोकिंग जैसे अगर आपके थ्रोट में कैंसर हो रहा है, लंग्स में हो रहा है कैंसर, तो टोबैको च्यूइंग से भी कैंसर ही होगा, बट वो आपका होगा बकल कैविटी के अंदर। सो दीज आर द थिंग्स व्हिच हैज टू बी अवॉइडेड। They are highly addictive, right? Again, but these are the things which should be avoided, and this is what they do in the body. Constant high blood pressure, constant high heartbeat is not good for you. याद रखना, ये कुछ टाइम के लिए होना is normal, but ये ज्यादा लंबे टाइम के लिए अगर ये रहता है, then it will have an impact on the overall health of the person. So that is also something one has to understand. And please understand कि generally, naturally आपकी body में adrenaline तब आता है when you have a fight and flight. जब आप एक कंडीशन आते हो जहां पे आपको लड़ना हो या भागना हो, जिसको आपने 10th में सुना भी होगा, फ्लाइट एंड फ्लाइट के टाइम पे ये दो हार्मोन आपके बॉडी के अंदर आते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके सामने भालू आ गया, सो वो टाइम पे यू विल हैव अ ह्यूज रिलीज ऑफ एड्रेनलिन। या फिर आपको वहां से लड़ना है या फिर आपको वहां से भागना है, राइट? मोस्ट ऑफ द पीपल विल प्रेफर टू रन फ्रॉम दैट एरिया, राइट? नो वन इज गोइंग टू से कि बताता हूं मैं इसको, राइट? नो, दैट इज नॉट गोइंग टू बी हैपनिंग ओवर देयर। सो एड्रेनलिन के बारे में एक चीज याद रखना कि जब भी आपकी बॉडी में रिलीज होता है ना, इसका एक काम होता है, बट वो काफी शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है। अगर आपकी बॉडी में एड्रेनलिन काफी लंबे टाइम के लिए अगर आ रहा है बॉडी के अंदर, बार बार अगर आपका रिलीज हो रहा है, देन दैट्स नॉट अ गुड थिंग। यू आर नॉट बिल्ट टू हैव हाई अमाउंट ऑफ एड्रेनलिन ऑल द टाइम, ठीक है? योर हार्ट बीट जनरली आपकी रहती है 72 बीट्स पर मिनट। अगर एड्रेनलिन अगर आपकी बॉडी में आ रहा है, देन वो जा सकती है 120, 140 जा सकती है, बट वो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होता है। दैट इज ऑलवेज देयर फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। आप अपनी बॉडी को अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एड्रेनलिन ज्यादा लंबे टाइम के लिए आप नहीं रख सकते, दैट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ। बट ये होता है व्हेन द पर्सन स्टार्ट स्मोकिंग, दैट विल हैपन। सो दिस इज गोइंग टू अफेक्ट द बॉडी ओवरऑल, ठीक है? एंड याद रखना, जब कोई स्मोकिंग स्टार्ट करता है, कैंसर तब नहीं होता, कैंसर विल हैपन आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम। ऐसा नहीं कि इट विल हैपन सडनली, इट टेक्स सर्टेन ईयर्स एंड देन यू विल फाइंड सडनली समडे यू विल फाइंड ट्यूमर डेवलप करेगा, आपको सिम्टम्स दिखेंगे एंड द डॉक्टर विल टेल यू दैट यू आर सफरिंग विद कैंसर, and then the problem starts. So this is something you have to understand. So यहाँ पे वही चीज यहाँ पे मेंशन की हुई है that smoking करो, chewing करो, like tobacco की अगर chewing करी जाती है, then what do you find? You have something called as a nicotine. Nicotine is going to stimulate your adrenal gland to release the adrenaline and non-adrenaline in the blood. इससे क्या होगा? It's going to raise the blood pressure, something I've mentioned, or going to increase the heart rate. अब स्मोकिंग से एसोसिएटेड कौन सी बीमारी है? You have a cancer of a lung, urinary bladder, throat. इसके साथ साथ ब्रोंकाइटिस हो सकता है, ये आपने टर्म सुना होगा 11th ग्रेड के अंदर। You have a emphysema, जहां पे आपके एलुलाई की इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है, ये भी होता है बिकॉज ऑफ द स्मोकिंग। कोरोनरी हार्ट डिजीज, बिल्कुल हार्ट डिजीज आपके यहाँ पे हो सकती है, एंड गैस्ट्रिक अल्सर। दिस इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग ओवर देयर। सिमिलरली अगर कोई टोबैको च्यू कर रहा है, यू हैव अ कैंसर ऑफ द ओरल कैविटी। ओरल कैविटी कैंसर होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। अलॉन्ग विद दैट याद रखना, if someone is a smoker, right, chain smoker, then कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वो आपके आरबीसी के ऊपर जाके बैठ जाएगा और उससे ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी आपके आरबीसी की कम हो जाती है। सो स्मोकिंग इंक्रीजेस द कार्बन मोनोऑक्साइड कंटेंट इन द ब्लड and reduces the concentration of my heme-bound oxygen. This causes oxygen deficiency in the body. So again, this is something you have to remember. ये भी आपके बॉडी के अंदर होते हुए काफी क्लियरली आपको वहां पे दिखेगा। दिस इज समथिंग यू फाइंड हैपनिंग इनसाइड द बॉडी एंड आपकी एफिशिएंसी को होती है। प्लीज अंडरस्टैंड, अगर आपके लंग्स अफेक्ट हो रहे, दो चीज आप याद रखना, लंग्स को अगर कोई सीवियर डैमेज होता है उसको आप ठीक नहीं कर सकते। अगर किसी को एम्फिसेमा होता है, एम्फिसेमा में आपके एलुलाई कुछ हो जाते हैं नॉन फंक्शनल, तो अगर आपके पास 3000 एलुलाई थे, अगर उनमें से 300 नॉन फंक्शनल हो गए, उनको आप ठीक नहीं कर सकते। और अगर आप उनको ठीक नहीं कर सकते तो दैट मीन्स आपकी रेस्पिरेटरी कैपेसिटी अब आपकी कम हो चुकी है, जैसे पहले थी वैसे नहीं है। सो दैट इज व्हाई यू विल सी पीपल हु आर लाइक चेन स्मोकर्स, जो अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखते, वो थोड़ा बहुत भी अगर चल लेना, या अगर पहाड़ पे थोड़ा भी अगर वो ऊपर नीचे करने लगे थोड़ा सा,
उसके बाद उनसे वो फिजिकल एफर्ट लगता नहीं है. पीपल, मेनी ऑफ यू आर लिविंग इन हिमाचल, यू मस्ट हैव सीन कई सारे टूरिस्ट थोड़ा सा चल के थक जाते हैं, थोड़ा सा आगे पीछे चल लेते हैं वो लोग, एंड दे आर लाइक दे बिकम लाइक दे स्टार्ट ब्रीदिंग हेवीली ओवर देयर, राइट. This does happen to also the people who are like going to be affecting their lungs by doing this kind of activity. तो ये आपको देखने के लिए वहां पे काफी क्लियरली मिलता है. हिम्मत सिंह कुछ पूछना चाहते हो? बताओ हिम्मत सिंह, क्या कह रहे हो आप, बोलो. सो ये कंफर्म है कि कैंसर होगा ही होगा? ये कंफर्म क्या मतलब कि क्या कंफर्म, क्या होगा ही होगा, क्या चीज? कैंसर? सो मतलब जो स्मोकिंग करता है वो हाँ. उसको कुछ समय बाद कैंसर कंफर्म होगा? नहीं, ऐसा नहीं. कुछ लोग होते हैं जो लाइक पूरे साल लाइफ टाइम स्मोकिंग करे, उन्हें कुछ नहीं हो रहा, right? That does not mean it does not have a bad impact on the body. It does have a bad impact on the body. Please understand that thing, right? So yeah, cancer is very commonly. So आज की डेट में जो भी आपको कैंसर मिल रहे होते हैं, people who are getting lung cancer, throat cancer, like 8 out of 10 people are the one who are actually smoker over there, right? So ऐसा नहीं है हिम्मत सिंह की, सर कंफर्म तो नहीं है ना, लेकिन ये right, we might become out of 10 में से 2 वाले लोग बन जाए कुछ लोग यहाँ पे, but ऐसा नहीं होता. It will have a bad impact on the body by several ways. Please understand this thing also. यहाँ पे आप एक और चीज यहाँ पे समझो सब लोग. If people get involved in wrong activities, whether it's a smoking or alcohol consumption, इससे आपकी productivity कम होती है. इससे आपकी productivity जो होती है आपकी कम होती है. That means अगर at the age of 20 अगर कोई लड़का या लड़की दिन में 12 घंटे काम कर पा रहा है और काम भी वो काफी शार्पली कर पा रहा है, ही इज वेरी आर्टिकुलेटेड, बहुत कोहेसिव तरीके से काम कर पा रहा है, वही पर्सन बिकॉज ऑफ ऑल दिस एक्टिविटीज 15 years डाउन द लाइन वैसे वो नहीं कर पाएगा. द फिजिकल एक्टिविटी विल गेट रिड्यूस्ड, द कॉग्निटिव एबिलिटी इज गोइंग टू गेट रिड्यूस्ड, एंड आपकी एफिशिएंसी, आपकी प्रोडक्टिविटी आपके यहाँ पे कम हो जाती है. दैट इज व्हाई पीपल हु टेक केयर ऑफ देयर हेल्थ आर मच मोर प्रोडक्टिव इन दैट एज ग्रुप जहां पे नॉर्मली लोग नहीं होते हैं. अब देखो आप, लाइक लेट्स से यू ऑल आर इन योर अर्ली टीन्स, राइट? आप सबकी प्रोडक्टिविटी अच्छी है, लाइक ऑल ऑफ यू कैन वर्क फॉर 12 hours 14 hours a day 13 hours a day इजीली, सब लोग काम कर सकते हो, और ये आपका रहेगा सबके लिए कॉमन फॉर नेक्स्ट 5-7 years तक ये आपका रहेगा. व्हेन यू गो टू योर लेट 20s देन इट स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग, और तब डिपेंड करता है कि आपका हैबिट्स कैसी है, हाउ योर लाइफस्टाइल इज गोइंग टू बी. आपका लाइफस्टाइल डिटरमाइन करता है कि आप कितने प्रोडक्टिव रह पाओगे. अगर किसका लाइफस्टाइल है कि द पर्सन इज गोइंग टू बी अ स्मोकर, ही इज अल्कोहलिक, ही इज आल्सो नॉट डूइंग एनी काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, देन आपकी प्रोडक्टिविटी आपकी काफी कम होने लगती है, एंड इट कैन बी वेरी क्लियरली सीन. You are no longer physically more active than you were. I'll give you a simple example. Right now you are like 17-16, right? 20-25 तक, like at early age तुम लोग काफी कुछ कर सकते हो. You can also climb Mount Everest, right? You can also go to, if not Mount Everest, Everest base camp एक ट्रैक होता है, वो तुम कर सकते हो. But 15 years down the line, if you don't take care of your health, it's difficult to do all those kind of activities, right? Forget those physical activities, even the work activities भी करना काफी मुश्किल हो जाता है, और you're not sharp enough to do those activities, वैसा हो जाता है. So that is why one should take care of their health. That creates a lot amount of difference. You take the example of your athletes now over here. तुम्हें athletes दिखते हैं वहां पे, कुछ athletes होते हैं जो अपना बहुत ध्यान रखते हैं, क्या खाना है क्या नहीं खाना उस चीज का सब वो लोग ध्यान रखते हैं. कुछ athletes होते हैं जो इतना ध्यान नहीं रखते, right? Or they are not so health conscious. You can take one of the example of Virat Kohli over here. Virat Kohli is someone who has been very, you have seen, like surely you must have known कि वो बहुत ध्यान रखता है अपने health का. Have you seen him running on the ground? Have you seen him like running between the wickets? ये देखा है तुम Yes, लोगों ने? sir. He is like 36, 35. Yes, sir. The way he runs, right? नहीं मिलता आपको इस एज पे कोई ऐसा भागते हुए. चाहे तुम पुराने क्रिकेटर्स निकाल के देख लो, अभी के देख लो, वैसा अमाउंट ऑफ लाइक कंडीशनिंग बॉडी की नहीं है लोगों की. इवन अगर आप क्रिकेट को थोड़ा ध्यान से करके भी देखो, अगर वो नंबर 5th ओवर पे अगर वो बैटिंग करने के लिए आता है, अगर उसे 5th ओवर से लेकर अगर 40th ओवर तक अगर उसे बैटिंग करनी होगी, तो वो 40th ओवर पे भी वो ऐसे ही भाग रहा होगा जैसे वो 5th ओवर में भाग रहा था. That's a big thing. That is what happens when you start taking care of your health. It's a, वो उससे बढ़िया एग्जाम्पल मुझे दिखता ही नहीं है. One of the clear example that you can, if you take care of your health, that is what happens in the mid 30s. You have that kind of efficiency to do your thing. So I think that's a very clear-cut example at why people have to take care of their health. So yeah, these are the things you have to know. तो ये याद रखना आप यहाँ पे कि आपका adrenaline, noradrenaline are the two things which
can increase the blood pressure, can increase the heartbeat, and they are going to have impact on the body all the time. ठीक है, याद रखना, these are the things you have to know. इसके बाद एक और टर्म आपको यहाँ पे याद रखना है, विड्रॉल सिंड्रोम, जो मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था. People who Yes, get addicted to drugs, अगर सडनली अगर उनका ड्रग्स हम वहां से हटा दे तो उनको देना अगर हम बंद कर दे, इट कैन हैव अ सीवियर इम्पैक्ट ऑन द बॉडी, इट कैन हैव अ वेरी फेटल इम्पैक्ट ऑन द बॉडी. सो यहाँ पे यही चीज मेंशन की हुई है, that dependence is the tendency of the body to manifest a characteristic and unpleasant withdrawal syndrome. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, if the regular dose of drugs or alcohol is abruptly discontinued, this is characterized by anxiety, shakiness, nausea, sweating. ये सब होगा अगर सडनली आपने उसका ड्रग छीन लिया तो. सडनली जो सडनली कोई पर्सन है जो एल्कोहलिक था, दिन में 3 टाइम ड्रिंक कर रहा था, 4 टाइम ड्रिंक कर रहा था, सडनली उसका अगर बंद हो जाता है, then these are the symptoms we'll get to see. ड्रग्स के साथ तो और भी ज्यादा सीवियर होते हैं. Which may be relieved. अब ये सारे symptoms को आप रिलीव कर सकते हो when the use is resumed again. Suddenly उसके हाथ में अगर आपने ड्रग दिया या उसकी, if you give that person the alcohol, the person will have resumed his normal, उसकी बॉडी नॉर्मल हो जाती है suddenly. This is something you call it as a withdrawal syndrome. These are called as withdrawal symptoms and can be severe and even life-threatening. They can be life-threatening as well, and the person might need medical attention. तो ये टर्म याद रखना, ये टर्म का मतलब यहाँ पे क्या होता है. So that is why रिहैब सेंटर में आप स्लोली डोज को कम करते हो, and that is how you bring the person back to normal. That's what they do. अच्छा, इसमें एक और चीज याद रखना हमेशा, अल्कोहल के बारे में. जब भी आप अल्कोहल के बारे में डिस्कस करोगे, इट विल हैव इम्पैक्ट ऑन द ब्रेन, इट विल हैव इम्पैक्ट, ब्रेन पे तो होता है इसका इम्पैक्ट, उसके साथ अल्कोहल विल हैव अ स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट ऑन द लिवर एज वेल. It will also have a strong impact on liver as well. इसका एक strong impact liver पे भी आपको होते हुए मिलेगा. Liver damage बहुत common है alcohol consumption की वजह से. So you have this condition called as cirrhosis. Cirrhosis में आपका यहाँ पे यही होता है. You find when you talk about the cirrhosis. So cirrhosis is nothing but my liver का inflammation. That's, या short में आप यहाँ पे आ जा सकते हो as a इस level पे. That's a liver damage. और अगर ये लिवर डैमेज होता है, जनरली इसका रीजन आपको यहाँ पता है, एक्सेस ऑफ अल्कोहल कंजम्पशन. अब अल्कोहल के बारे में याद रखना कि अल्कोहल का ब्रेन पे भी काफी अच्छा इंपैक्ट होता है. अब ये चीज आप ध्यान से सुनना. ब्रेन के अंदर आपने पढ़ा होगा 11th में, एक पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं सेरेबेलम. ब्रेन के अंदर यू हैव दिस पार्ट कॉल्ड एज योर सेरेबेलम. सेरेब्रम नहीं है, सेरेबेलम, वो छोटा सा पार्ट होता है बैक ऑन द बैक साइड ऑफ द ब्रेन, दैट इज कॉल्ड एज योर सेरेबेलम. Yes. अब cerebellum is well known for 2 things. किसी को याद है इसका फंक्शन क्या है? Anyone knows what is the function of cerebellum? Anyone? Sir, posture and balance. Right, very good. Posture and balance. हाँ, और बोलो क्या कोई कह रहा था? Yes, one more thing. Okay, ठीक है. Only posture and balance. Okay, so you will find, बिल्कुल आपने यहाँ पे एक चीज बोली, posture and balance. हम यहाँ पे लिख सकते हैं posture and balance के लिए हमारा जाना था. इसको मैं थोड़ा सा और elaborate करता हूँ. It is known for your muscular coordination. Cerebellum will play a very important role in your muscular coordination के लिए काफी इस्तेमाल होता है, important है. इसके लिए मैं एक और यहाँ पे टर्म यूज कर सकता हूँ, मेरा hand eye coordination. Even your hand eye coordination. इसको हम यहाँ पे थोड़ा समझते हैं, इन टर्म्स को हम यहाँ पे थोड़ा समझते हैं. हैंड आई कोऑर्डिनेशन का मतलब यहाँ पे ये होता है कि अगर मुझे अपना कप उठाना है मेरा कॉफी का, तो मैं अपना जानता हूँ मुझे अपने हाथ को कितना दूर लेके जाना है और अपने कप को कैसे मुझे वहां पे उठाना है. ऐसा नहीं हो रहा कि मेरा हाथ ऐसे आगे पीछे जा रहा है एंड आई डोंट नो, मेरा कोऑर्डिनेट नहीं कर रहा है अपने हाथों की मुझे क्या पिकअप करना है. सो दैट इज कॉल्ड माय हैंड आई कोऑर्डिनेशन. जब आप लिख रहे होते हो, यू नो कि आपको पेन को कहां से पकड़ना है, कितनी ग्रिप लेनी है, व्हेन यू हैव टू राइट, यू नो ऑल दोस थिंग्स. सो दैट्स योर हैंड आई कोऑर्डिनेशन. Similarly, you have a muscular coordination. आपके मसल्स को क्लियरली मालूम होता है, which is a part of that only, कि कैसे उन्हें मूव करना है. अगर आपके सामने बॉल फेंकी जा रही है तो आपको बॉल पे से ग्रिप करना है. सो दैट्स योर मस्कुलर कोऑर्डिनेशन, जो आपका इवेंट डिटरमाइन करता है कि आपका कैसे पोस्चर आपका मेंटेन रहेगा. अभी आप लेक्चर देख रहे हो तो आप सीधे अज्यूमिंग दैट कि आप सीधे बैठ के वहां पे लेक्चर देख रहे हो, लेट के नहीं देख रहे. ये ऐसा नहीं होता कि आप लाइक बैठे बैठे आप ऐसे टेढ़े हो जाते हो, आपको रियलाइज भी नहीं हुआ, राइट? दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स. So that everything is being controlled by my cerebellum. आपका cerebellum आपका posture, balance, muscular coordination, hand-eye coordination को control करता है. Now understand what actually happens. Alcohol impact करता है आपके cerebellum को. Alcohol is known to affect your cerebellum. So alcohol is something which is always going to affect your cerebellum. अब क्योंकि alcohol आपके cerebellum को affect करता है, इसलिए याद रखना
people who are under the influence of the alcohol cannot walk in a straight line. कभी नोटिस करना, people who are in the influence of the heavy alcohol, they cannot walk in a straight line. वो सीधे चल नहीं पाते. इसलिए कोई देखना alcoholic person ऐसे like आगे पीछे होता हुआ चल रहा होगा. So you just have to give him रास्ता ताकि आगे जाके गिर जाए. ठीक है? So याद रखना, people who are under the influence of the alcohol, you must have seen that thing. That is something वो इतना like even movies में भी वही दिखाते वो लोग कि आदमी से चल नहीं पा रहा. That's something you will get to see. People listen to alcoholic, right? सेकेंड थिंग आप यहाँ पे याद रखना, पीपल हु आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द अल्कोहल ना, उनको बोला जाता है दे शुड नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव. ये भी आपने सुना होगा. विद अल्कोहल कंजम्पशन पीपल आर सजेस्टेड नॉट टू ड्राइव आफ्टर दे हैव कंज्यूम्ड अल्कोहल. उसका रीजन यही होता है, आपका हैंड आई कोऑर्डिनेशन आपका नहीं सही टाइम पे आएगा. जब आपको ब्रेक लगाना होगा आप ब्रेक नहीं लगा पाओगे. जब आपको शार्प टर्न लेना होगा आप नहीं ले पाओगे. उसके लिए आपको चाहिए होता है हैंड आई कोऑर्डिनेशन, एंड दैट माइट नॉट हैपन, एंड दैट माइट बी लाइफ थ्रेटनिंग टू यू और टू समवन एल्स. ठीक है? सो दैट इज व्हाई प्लीज अंडरस्टैंड कि अल्कोहल का इंपैक्ट होता है सेरेबेलम के ऊपर, और इसलिए आप अपनी वो मस्कुलर कोऑर्डिनेशन वाली एक्टिविटी आप नहीं कर सकते, या फिर आप यू कैन नॉट वॉक इन अ स्ट्रेट लाइन. दैट कैन नॉट हैपन. सो दिस इज समथिंग यू हैव टू रिमेंबर. इस तरीके से अल्कोहल ब्रेन को यहाँ पे इंपैक्ट करता है. इट ऑल्सो मेक्स योर आईज ब्लरी एज वेल, लाइक you won't even have a clear vision. So that's why people should not drive after consuming alcohol, right? At the very first place, one should not consume alcohol क्योंकि benefits होते नहीं है. So this is what something you have to understand. ठीक है? तो यहाँ पे cerebellum का भी रोल याद रखना. ये GK का cerebellum नहीं है, ये नीट के कॉन्टेक्स्ट में पूछा जाता है. So याद रखना what is the cerebellum is going to do and how the alcohol or alcohol will affect which part of brain is something also you should remember. ठीक है? तो ये बात आपको रखनी है यहाँ पे सबको याद. अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है. The use of alcohol in adolescence may also have a long-term effect. It could lead to heavy drinking in adulthood. बिल्कुल ये हो सकता है. And the chronic use of drugs and alcohol damage the nervous system and liver. Liver को बहुत ज़्यादा पे डैमेज होता है alcohol से. Cirrhosis is something which is very commonly seen in the people suffering with like alcohol consumption. The use of drugs and alcohol during pregnancy also is known to adversely affect the fetus. ये fetus को भी adversely affect कर सकता है अगर एक्सेस में अल्कोहल या ड्रग्स का कंजम्पशन किया जाता है. तो इतनी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे याद रखनी है. सिरोसिस इज वन ऑफ द टर्म जो नीट में आता है, तो ये टर्म आप याद रखना. इट्स अ लिवर डैमेज. इट्स एक्चुअली लिवर इन्फ्लेमेशन बिकॉज ऑफ द एक्सेस ऑफ अल्कोहल कंजम्पशन. एक टाइम के बाद आपका लिवर हाथ खड़े कर देता है कि अब मैंने ठीक नहीं करना. नॉर्मली लिवर इज नोन फॉर डिटॉक्सिफिकेशन. यू नो दैट लिवर इज नोन टू डिटॉक्स थिंग, बट आफ्टर सर्टेन टाइम जब कोई पर्सन है जो 3 times a day अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है, तो लिवर अपने हाथ खड़े कर देता है. लिवर देखिए हो गया, बस अब नहीं काम करना. Now let the fate decide what should happen to this particular person. So there is something you have to understand. ठीक है? All right. So and as a doctor, when you will see this, I hope all of you become a doctor and you happen to see this, that government hospital में बहुत cases आते हैं liver damage के, बहुत सारे cases आते हैं, and these cases are like cases where you realize that it's not even worth, like it's very difficult to revive them back from that particular case because of the alcohol consumption. It's a very bad thing to a person. And also one need to understand that alcohol and drugs not only affect the person, it also affects the family जो उसके साथ होती है. उनके ऊपर तो ज्यादा इम्पैक्ट होता है. They are the one who are also suffering because of all this thing which a person does. ये अकाउंट में लेना होता है. See, let's understand Western countries में कैसा होता है. Once you become 18, 19, generally people leave their home. निकाल भी दिया जाता है कि रहो, बनाओ अपनी लाइफ, राइट? This is not something which happens in our country. We have this strong sense of family and everything, where people live in family, which is a very good thing, right? So if someone ends up doing something wrong, the complete family is someone who is going to be suffering because of that person. So that also one of the thing. तो ये सब आपको यहाँ पे रखना है याद. अब इसके बाद इस टॉपिक के अंदर, इस चैप्टर में पता है आपको क्या मिलेगा? You will get to see things which are like a peer pressure में आकी चीजें आपको नहीं करनी है. You have to consult a doctor or someone who is your guardian if you have some kind of issues, addictive issues. ये सब चीजें आप अपने पे खुद से पढ़ सकते हो. They are not a part of a, like you don't get question based on them in the NEET exam. So इसके आगे वाला जो पोर्शन है, I will rather recommend you to just read it as a story. रात को सोने के पहले बेड टाइम स्टोरी की तरह उसे एक बार देख जाओ. वो नीट के कॉन्टेक्स्ट में आपके लिए कुछ ज्यादा हेल्पफुल नहीं है, but yes, you can just read them. They are the things which actually keeps you morally aligned with your goals. That's it. Those are the things which are there, which you already understand. You are smart enough to understand what not to be done and what should be done, right? So yeah, that is something which is mentioned over there. So वहाँ पे mention किया उस page के अंदर that
पीयर प्रेशर में आके नहीं करना है, राइट। 4 लोग जाके अगर कुछ खा रहे, चाउमीन खा रहे, आपको जाके उनके साथ भी चाउमीन नहीं खाना, यू हैव टू बी लाइक नहीं मैं नहीं खाऊंगा, बारिश का मौसम है, सर ने मना किया है। देन फ्रेंड विल टेल यू सर ने तो इवन असाइनमेंट करने के लिए बोला था, वो क्या कर रहे हो तुम। सो या दीज आर द थिंग्स यू हैव टू टेक इनटू अकाउंट, ठीक है। सो आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, विड्रॉल सिंड्रोम क्लियर है एंड इम्पैक्ट ऑफ अल्कोहल इज आल्सो क्लियर टू ऑल, ये सब क्लियर है, ठीक है। Yes, Now, sir. have a look at few questions over here. कुछ सवाल हम यहाँ पे देख लेते हैं एंड इनको हम सॉल्व करते हैं। सो ड्रग्स कॉल्ड हीरोइन इज सिंथेसाइज्ड बाय, आपका जो हीरोइन वाला जो आपके यहाँ पे ड्रग है वो कैसे सिंथेसाइज किया जाता है। नाउ रेज योर हैंड टू आंसर दिस। चलिए प्रॉपर हैंड इसके लिए आंसर करिए ताकि हम आपको यहाँ पे रिलीज कर सके। बताइए कनिका क्या होगा इसका आंसर। सर ऑप्शन सी। कनिका प्लांट का नाम क्या था जहां से हमें ये हीरोइन ड्रग मिल सकता है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। शिवानी क्या होगा इसका आंसर। सर ऑप्शन सी। प्लांट का नाम बता सकते हो। यस सर। बोलो। सर पेपेवर सेमिनिफेरा। सोमिनिफेरा, राइट। जिसको भी कॉमनली कहते हैं पॉपी प्लांट, जहां से हमें हमारा ये वाला ड्रग हम निकाल सकते हैं, ठीक है। So acetylation of morphine will give you the heroin. Morphine is also being used as mainly as a painkiller. So ABR drug, it's one of the very well-known drug for the painkiller. All right. Then question number 88. Raise your hand to answer this. Which part of poppy plant is used to obtain the drug smack? किस चीज को हम इसमें से इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारा स्मैक मिले। स्मैक विच इज अ कॉमन नेम फॉर माय हीरोइन, हम कैसे यहाँ से हमारा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, बताइए अभिषेक क्या होगा इसका आंसर। लेटेक्स। ओके, चेतना आपको क्या लग रहा है। सभी। ओके, कोमल शर्मा। सर बी। आई एम डूइंग, ठीक है यार। लेटेक्स ओवर देयर इज गोइंग टू बी अ करेक्ट आंसर इन दिस। यस, लेटेक्स में से हम हमारा यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं हमारे यहाँ पे स्मैक को। सो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। दीज आर ऑल लाइक यू डोंट गेट क्वेश्चन बियॉन्ड एनसीईआरटी इन दिस, ये इतना ही आपको इसमें ध्यान रखना है। ओके, ये मैं बता देता हूँ आपको यहाँ पे, ये जो प्लांट है, ये पिक्चर एनसीईआरटी की पिक्चर है, ये प्लांट है आपके यहाँ पे धतूरा। इतना बता दिया, बाकी आप क्वेश्चन पढ़ के आप आंसर के लिए हैंड रेज कर लो खुद से। So you have a datura plant over here. Have a look at the options and tell me. क्या लग रहा है डिम्पल, क्या होगा इसका आंसर। डिम्पल, अच्छा आप चैट में लिख रहे हो शायद से। ऑलराइट, हुस्नवाज क्या होगा इसका आंसर। हुस्नवाज भी चैट में लिख रहा है। अरे यू हैव टू अनम्यूट आल्सो एंड टेल मी द आंसर। ऐसे कैसे चलेगा बेटा। प्रिंस बताओ क्या होगा इसका आंसर। सर ए। पीयूष क्या लग रहा है। सर ए। पीयूष, हैलुसिनोजन आप कह रहे हो इस प्लांट को कि ये हैलुसिनोजन प्रॉपर्टी इसके अंदर होती है। एक और प्लांट का नाम बताओ धतूरा के अलावा जो हैलुसिनोजन प्रॉपर्टी शो करता है। सर एट्रोपा बेलेडोना। राइट, एट्रोपा बेलेडोना इज अदर नेम। सो बिल्कुल सही, हैलुसिनोजन प्रॉपर्टी आपका शो करने वाले आपके यहाँ पे दो प्लांट है। You have a Atropa belladonna and you have a Datura. These are the two plants which are going to be showing the hallucinogen property in this, right? तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। So that is something you will be finding over here, right? True, बहुत बढ़िया। Cirrhosis of liver caused by a chronic intake of, क्या हम यहाँ पे इंटेक अगर कोई पर्सन करता है then सिंपल। इशिता बताइए क्या होगा इसका आंसर। सर टोबैको। इशिता इशिता नो इशिता सर अल्कोहल अल्कोहल। नहीं इशिता हो गया। अरे अरे खत्म, बस हो गया। नहीं बताइए उन्नति क्या होगा इसका आंसर। सर अल्कोहल। राइट, ओके, इट इज योर ऑप्शन बी अल्कोहल। ऑप्शन बी आएगा बेटा, इसके अंदर कुछ नहीं आएगा। अल्कोहल कंजम्पशन इज गोइंग टू कॉज यू दिस लिवर डैमेज, नॉट टोबैको। सब लोग याद रखना, दैट इज गोइंग टू बी अल्कोहल ऑल द टाइम, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ मुझे यहाँ पे हैंड रेज करके, कोकेन हमें कौन से प्लांट से मिलता है। कोकेन हमें मिलता कौन से प्लांट से, बताओ शिखा। कोकेन कौन से प्लांट से मिलेगा हमें। शिखा नहीं बता रहे हैं। शिवानी आप बताओ कोकेन कौन से प्लांट से मिलता है। सर बता रही हूँ मैं। एरिथ्रोजाइलम कोका। लेट हो गए आप। एरिथ्रोजाइलम कोका से हमें मिलेगा यहाँ पे कोकेन। एंड शिवानी, कोकेन का दूसरा नाम क्या होता है, कॉमन नेम। कोका एकिलॉइड। No, it's going to be either coke or crack is a common name. Coca alkaloid तो
होता है. So yeah, that's one thing. अच्छा, now tell me, anyone tell me that cocaine का like what are, if someone start taking cocaine तो क्या होगा उसकी बॉडी के अंदर? What do you think that will happen to the person? क्या वो डिप्रेसेंट हो जाएगा, एकदम लाउजी हो जाएगा, या क्या होगा? You have to raise your hand to answer this. बताइए. चलिए अंशिका शर्मा आप बताइए. If someone start taking cocaine, then what will you will find that person? आपको क्या मिलेगा देखने के लिए होते हुए? More energetic. आवाज कट रही है बेटा आपकी, थोड़ा सा बताना, थोड़ा सा आराम से बताओ. ओके ठीक है. तमन्ना आप ट्राई करो तब तक, जब तक उनकी आवाज आ रही है वापस. आप बताओ. सर कोकेन हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे सबसे पहले एक्ट करता है और वो हमें जैसे एनर्जी प्रोवाइड करता है, शॉर्ट टर्म एनर्जी, हेल्यूसिनेशन, फिर Right. यूफोरिया. Happiness, euphoria, right. So you have a sense of euphoria, and yeah, definitely it is a stimulant. Stimulant वो होता है बेटा जो आपको थोड़ा सा like alert कर देते हैं, like I won't say alert, but थोड़ा सा आपको like excitatory state में लेके आते हैं. So that is going to be, they are going to be called as a stimulant. पता है एक और चीज होती है जो stimulant होती है, जो legal भी है, and which is very widely consumed throughout the world. कोई बता सकता है वो क्या होता है? एक और stimulant. I'll give you a hint over there. क्या होता है वो stimulant? दूसरी चीज. अरे you people are like so slow at times. Other Sir, stimulant which is going to be your coffee. Coffee. Coffee एक strong stimulant होता है. If you might Sir, not know coffee? this. हाँ, coffee is going to be a strong stimulant. Coffee brings you in a state of alertness, right? Coffee is something which is not a drug, right? Please, it's not a drug, but it's going to be a strong stimulant. And especially black coffee is going to be a strong stimulant, and it has a very good amount of health benefit as well. But it has to be consumed in a small amount. Like उसको एक certain amount में जब आप consume करते हो तो उसका like आपको फायदा होता है. अगर आप ज्यादा कॉफी कंज्यूम कर रहे हो then it can lead to a condition जहाँ पे आपको नींद नहीं आ रही. So it can cause you sleeplessness. So that is why. So coffee is again going to be a strong stimulant, and it has a good amount of health benefit if you are consuming as a black coffee. वो दूध डाल के पी लो then नहीं. That's not nah. Coffee, black coffee has a strong stimulant and going to have health benefits. But again, not for like बच्चों के लिए नहीं. Okay. This one, read the statements carefully and then tell me what can be the correct answer over here. Take your time and then answer this. ध्यान से देखना, 4 स्टेटमेंट आपके सामने. Okay, till then I can only see तमन्ना. All right, बाकी लोग भी बेटा पढ़ लो आराम से. सना बताइए क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन ए. सना आप कह रहे हो ऑप्शन ए. ओके ठीक है. मुस्कान कुमारी? सर ऑप्शन सी. सर ठीक है. जिनका नाम सिर्फ मुस्कान है वो? सर ऑप्शन सी. अश्वानी? सर मेरा इशू है सर, मैं आंसर नहीं दे रहा सर. आपकी वीडियो तो विजिबल है बट आपकी स्क्रीन विजिबल नहीं है. अच्छा अश्वानी, वो ऐसा हो सकता है कि आपका नेटवर्क का इशू होगा अपने एंड पे, क्योंकि आई थिंक बाकी सब कुछ यहाँ पे स्क्रीन दिख रही है. ऐसा कुछ होना अश्वानी तो आप लॉग आउट करके लॉग इन करके ट्राई करो. दैट इज द ओनली थिंग व्हिच कैन हैपन. और इसका एक स्क्रीनशॉट लेके एक बार आप भेजना. शेयर द स्क्रीनशॉट विद वंस विद मी एज वेल, एंड देन लेट मी सी इफ आई कैन रीच आउट टू समवन टू सी व्हाट इज हैपनिंग ऑन योर एंड. भेज दो और लॉग इन करके लॉग आउट करके लॉग इन करो. सो दैट माइट फिक्स योर इशू. ठीक है. ओके प्रिंस, क्या लग रहा है इसका आंसर? सर सी. और चलिए देख लेते हैं यहाँ पे. सो यू हैव दिस स्टेटमेंट, आप लोग सी इज द करेक्ट स्टेटमेंट. मैलिग्नेंट ट्यूमर may exhibit metastasis. So let's say ये आपका सही आंसर है. That's a true statement. बाकी स्टेटमेंट हम यहाँ पे देखते हैं. Benign tumor shows probability of metastasis. ये बात आपके यहाँ पे रॉन्ग है बेटा. Benign tumor रहता है वो आपका एक जगह से दूसरी जगह पे मूव नहीं करता. So it won't show the metastasis. आपके यहाँ पे वो शो नहीं करेगा. Heroin accelerates body function. ये बात भी आप गलत है. It is a wrong statement. अगर आपको याद हो मैंने आपको बताया था heroin slows down. depressant. ये आपको लाउसी कर देगा, लेजी कर देगा. इट गोइंग टू बी डिप्रेसेंट. सो क्योंकि हीरोइन कमिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ माय ओपियोइड्स, और ओपियोइड्स आपको डिप्रेसेंट की तरह वो लोग काम करते हैं. दे स्लो डाउन द प्रोसेस ऑफ योर ब्रीथिंग एज वेल. सो दैट्स गोइंग टू बी रॉन्ग स्टेटमेंट.
पेशेंट हु हैव अंडरगॉन सर्जरी आर गिवन द कैनाबिनॉइड्स। नहीं बेटा, ये नहीं दिया जाता। क्या दिया जाता है फिर पेशेंट को जिसको सर्जरी के बाद? मॉर्फिन। राइट, Morphine. मॉर्फिन। राइट, अगर आप उसे कैनाबिनॉइड्स देने लगे फिर तो वो रोज हॉस्पिटल आएगा, फिर वो डिस्चार्ज होने के बाद भी वो विजिट लगाएगा हॉस्पिटल के। So that is what you should understand. So this is also going to be a wrong statement over there. So yes, option C becomes my correct answer in this. So this is going to be option C. Opioid narcotics is what? इनमें से कौन सा opioid category में आपका यहाँ पे आता है? Again, simple question. Tell us which of them will fall under the category of my opioids. बताइए शिखा, बोलिए। Sir, heroin. करेक्ट आंसर। एंड आई अज्यूमिंग जिन्होंने हैंड रेज किया दे नो दिस विल बी हीरोइन। अच्छा शिखा, ये बताओ ये भांग एंड चरस कौन सी कैटेगरी में आता है? सर, एक मिनट बताती हूँ। नहीं 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 नहीं, नहीं पेज नहीं पलटना है। अच्छा सर, anyone can- ओपियोइड्स में ही तो नहीं, ओपियोइड्स में नहीं आ गई है। भांग एंड चरस फिर में मैं बताऊं? बताओ बताओ बताओ। कैनाबिनॉइड्स। हाँ, सर कैनाबिनॉइड्स। कैनाबिनॉइड्स में आ गई है। ठीक है, भांग, चरस, हशीश, मैरिजुआना, दे ऑल कम अंडर द कैनाबिनॉइड्स के अंदर ये आपका आता है। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू डू। ये चीज आपको यहाँ पे ऐड रखनी है। ऑलराइट, अब यहाँ पे कुछ सवाल है हमारे पुराने पोर्शन में से। सो प्लीज अंडरस्टैंड कि ये ड्रग्स वाले पार्ट में से आप एनसीईआरटी वाला पार्ट पढ़ के जाना, सही से पिक्चर्स देख के जाना, दैट्स इनफ फॉर यू। नाउ टेल मी क्वेश्चन नंबर 5 का यहाँ पे क्या आंसर होगा? Which of the following vaccine has been produced from yeast by recombinant DNA technology? इनमें से कौन सी वैक्सीन आपकी बनाई गई है फ्रॉम द ईस्ट बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी? ये एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। यू शुड बी एबल टू आंसर। बताइए हुस्नवाज, क्या होगा इसका आंसर? ऑलराइट, अभिषेक क्या लग रहा है? सर हेपेटाइटिस बी। चेतना क्या लग रहा है आपको? अंशिका क्या लग रहा है? अंशिका आपको भी क्या लग रहा है? Yes, right. All three of you are going to be correct. Yes, and all of you are correct. Yes, if it is your option B is the answer. ये होता है आपका जो आपको इससे मिलता है। Then question number 6, simple question है. You should be able to answer this. Small protein produced by vertebrate cells in response to viral infection inhibiting the viral multiplication are known as. कौन से वो स्मॉल प्रोटीन है जो आपके एक सेल में से बन के निकलते हैं वायरल इन्फेक्शन के बाद? बहुत आसान सवाल है। बताइए हिम्मत सिंह, क्या होगा इसका आंसर? सर सी। आपको सी लग रहा है। इशिता आपको क्या लग रहा है? सर मुझे भी सी लग रहा है। सी ही आंसर है। इट इज योर इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन ही आपके यहाँ पे होते हैं जो आपके सेल्स में से निकलते हैं आपके वायरल इन्फेक्शन, और दूसरे सेल को जाके बोलते हैं कि आप अपने आप को बचाओ फ्रॉम दिस इन्फेक्शन। सो दैट इज समथिंग यू विल फाइंड हैपनिंग इन दिस। Immunoglobulin A acquired from mother's milk represent a type of. So IgA acquired from mother's milk represent what kind of immunity? तो कौन सी टाइप की इम्यूनिटी की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अगर ये IgA मदर से एक न्यूली बॉर्न बेबी के अंदर ये जा रहा है तो? ऑलराइट, टेल मी कौन बताएगा? कोमल शर्मा, क्या होगा इसका आंसर? सर पैसिव इम्यूनिटी। मुस्कान कुमारी? सर पैसिव इम्यूनिटी। राइट, इट इज माय पैसिव इम्यूनिटी। मुस्कान, ये क्या है? ये आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी है या नेचुरल पैसिव है? सर नेचुरल। तो आर्टिफिशियल का क्या एग्जांपल होगा? एंटीवेनम। सर कोविड वैक्सीन। नहीं, एंटीवेनम। एंटीवेनम सीरम। एंटीवेनम सीरम। याद रखना सब लोग, आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी मतलब आप एंटीबॉडीज ही डाल रहे हो आप बॉडी के अंदर आर्टिफिशियली, मतलब लैब में बनाई हुई एंटीबॉडीज आप डाल रहे हो। सो दैट इज गोइंग टू बी एंटीवेनम सीरम। आपका बहुत बढ़िया एग्जांपल यहाँ बनता है, तो भूलना नहीं है, ये सब जहन में आपको होना चाहिए। इट इज गोइंग टू बी योर एंटीवेनम सीरम जो आपके यहाँ पे होगा, दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी एग्जांपल ऑफ योर आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है, सो दीज आर द क्वेश्चंस वी हैव सॉल्व्ड। तो यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म होता है। दिस इज वेयर चैप्टर गेट्स कंप्लीटेड। याद रखना जो आखिरी क्वेश्चन है जहाँ पे इट्स गिवन इन टर्म्स ऑफ कि क्या क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए लोगों ने, द मॉरल थिंग्स, प्लीज गो फ्रॉम योर एंड। एक बार उसे आप अपने एंड पे देख लो, अगर कुछ समझ नहीं आता देन या टैग मी। इसके साथ साथ द चैप्टर गेट्स कंप्लीटेड। द नेक्स्ट चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद इज गोइंग टू बी योर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, जहाँ पे माइक्रोब्स के बारे में बात। इट्स अ स्मॉल चैप्टर विद दैट नॉट अ वेरी डिफिकल्ट चैप्टर, वो हम करेंगे नेक्स्ट हमारा। अब हम क्या करेंगे, आपको मैं एक असाइनमेंट दूंगा विच विल बी अ काइंड ऑफ हाइब्रिड असाइनमेंट। उसमें 10 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे आपके, यू विल हैव क्वेश्चन फ्रॉम योर रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में से आपको 10 क्वेश्चन मैं आपको दे दूंगा वहां से, 10 क्वेश्चन मैं आपको यहाँ से दे दूंगा। सो सॉल्व दैट असाइनमेंट। जिन्होंने 11 के लेक्चर अटेंड नहीं किए
वो बस अपने वो 10 क्वेश्चन कर देना जो 12th के हैं, कोई बात नहीं, वो भी ट्राई कर सकते हो, बट अगर नहीं हो रहे कोई बात नहीं, लोड मत लो, डू द क्वेश्चन विच आर फ्रॉम द 12th grade. So that is something we'll do right now, and yeah, that's it. I think कल आपका टेस्ट भी है, 2 चैप्टर्स का, I think फिजिक्स केमिस्ट्री का है. सर Yeah, please make Yes, sure sir. you get test, right? And when we'll catch you again on Monday. So Monday को हमारा एक नया, not Monday, we'll be catching again on Tuesday. So Tuesday से हमारा एक नया चैप्टर स्टार्ट होगा, that will be a microbes and human welfare. ठीक है. अच्छा एक बात बताओ, 12th में अभी तक जो हमने यहाँ पे कवर किया है, उनमें से कौन से चैप्टर्स हैं या टॉपिक है जिनमें अभी भी आपको लाइक थोड़ा ऐसे कंसर्न है कि ये क्या है, समझ नहीं आ रहा, ऐसे कौन से चैप्टर्स हैं? बताओ, ये क्या टॉपिक्स हैं? पहले तो चैप्टर बताओ, फिर उससे हम टॉपिक पे जाएंगे. विच चैप्टर? सर मोलिकुलर पार्ट Sir, बोलो. molecular basis of energy. Molecular. Yes, यस sir. सर. मोलिकुलर बेसिस Yes, Sir, molecular. मोलिकुलर बेसिस. एक काम करेंगे, एक दिन है ना, जब थोड़ा टाइम होगा, किसी दिन आपको भी मुझे भी सुबह बैठ लेंगे एक दिन लाइक आई जस्ट टेल यू टू कम इन द क्लास एंड टेल मी मोलिकुलर में क्या समझ नहीं आ रहा, और तब के तब से फिक्स करेंगे. ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर मैंने क्लास मिस कर दिया था इसलिए मुझे ट्रांसक्रिप्शन समझ नहीं आ रहा, बस ये मत करना. या डोंट डू दैट कि सर वो ट्रांसक्रिप्शन समझ नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, वो आई नहीं थी मैं उस दिन क्लास में इसलिए आ नहीं रहा. प्लीज डोंट डू दैट, जस्ट गो थ्रू द लेक्चर एंड सी ट्रांसक्रिप्शन एंड देन कम बैक टू मी कि नहीं अभी भी समझ नहीं आ रहा. सो या प्लीज बी वेरी प्रिसाइज कि इसमें क्या समझ नहीं आ रहा. अगर मैं आपसे अभी पूछूं जनरली इसमें क्या, कहाँ पे दिक्कत आ रही है, देन आप क्या टॉपिक यहाँ पे बता सकते हो मुझे? स्पेसिफिकली कुछ बता सकते हो आप? अब कोई कुछ नहीं बोल रहा. या यू वांट रिवीजन ऑफ सर्टेन टॉपिक्स, या ये बोल दो कि सर मुझे हमें कुछ टॉपिक का रिवीजन चाहिए. देखो दो चीज हो सकती है, या फिर टॉपिक्स का रिवीजन चाहिए मुझे, या फिर ये टॉपिक है इसमें ये मुझे दिक्कत आ रही है. तो ये बताओ पहले कि कौन से टॉपिक है जिसका आपको रिवीजन चाहिए, ये बोल दो. सर एप्लीकेशन डुप्लीकेशन वाला सर. तब क्लास में आप सर रिकॉर्डिंग तो देखिए. हाँ अभिषेक, गलत बात. ठीक है चलो ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन. हाँ और अच्छा, डू वन थिंग, राइट एवरीथिंग इन द चैट. जो भी आपको लग रहा है ना वो आप एक बार चैट में मेंशन कर दो, देन आई विल हैव अ लुक एट दैट लेटर एंड देन फिर उस हिसाब से मैं आपका लाइक डिजाइन कर दूंगा. ठीक है. सो कोई बात नहीं, मॉलिक्यूलर बेस में जो भी आपके कंसर्न्स है उसे हम रिजॉल्व करेंगे. वी डू हैव टाइम, सो विल बी डूइंग दैट एज वेल, राइट. आपका 25 अगस्त को आपका इसका टेस्ट होगा, तो उसके पहले हम इसको फिक्स कर देंगे. जो भी आपके इश्यूज रहेंगे उसे फिक्स करें, बट वो इश्यूज मेंशन करो. आई कैन नॉट जस्ट गेट टू नो थिंग्स ऐसे ही कि क्या दिक्कत आ रही होगी किसी को. सो या प्लीज मेंशन इन द चैट, आई विल हैव अ लुक एट दैट लेटर. रेपिटेशन आइडिया हम यहाँ पे कर लेंगे. हाँ बेटा बोलो. सर वन शॉट लेक्चर ही कर दो. यस सर. वन शॉट के अंदर क्या होगा ना, फिर वो डायल्यूट हो जाएगा. अगर मैं आपको वन शॉट लेक्चर अगर आपको दूंगा ना, सो जिन चीजों पे ज्यादा फोकस करना है उन पे ज्यादा फिर फोकस नहीं होता, दे विल जस्ट गो, वो हो जाता है वो. सो दैट इज नॉट गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू. सो दैट इज व्हाई यू हैव टू बी वेरी प्रिसाइज, मुझे क्या नहीं आ रहा वो है. सो उसको फिर हम लोग टारगेटेड फिक्स कर सकते हैं, वो है. सो दैट इज व्हाई यू हैव टू बी टेलिंग मी कि ये नहीं आ रहा, सो वी कैन डू दैट. उसमें ज्यादा कुछ जो नहीं आएगा जिसमें कंसर्न हो सकता है वो ये होगा आपका रेप्लिकेशन, सर ट्रांसक्रिप्शन. एप्लीकेशन ही है. हाँ ज्यादा से ज्यादा ट्रांसलेशन हो सकता है, लैक ऑफ रन हो सकता है, these are the main topics. या हो सकता है कि इनिशियल पार्ट नहीं आ रहा, सो यू जस्ट हैव टू टेल मी दोस थिंग्स, सो विल फिक्स देम इन अ वे ताकि वो सब आपको समझ आए सही तरीके से. बोलिए अंशिका शर्मा, बोलिए. सर मुझे पॉलीमरेज चेन रिएक्शन वाला. डीएनए पॉलीमरेज पीसीआर. यस सर, आपने लिखवा के छोड़ दिया था. हाँ तो वो लिखवा के छोड़ना ही था मुझे, इसलिए लिखवा के छोड़ दिया था. पीसीआर इज समथिंग यू विल स्टडी इन द बायोटेक वाले चैप्टर के अंदर. ठीक है, बस आपको याद रखना है कि पीसीआर एक का प्रोसेस होता है जो हम यूज करते हैं ड्यूरिंग योर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग. समझना नहीं उसे, इसको नहीं समझना आपको, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को नहीं समझना, वो हम समझेंगे सब हमारा इसके अंदर इन योर बायोटेक वाले चैप्टर के अंदर. सो ये हम बाद में सीखेंगे. ठीक है. और राइट, सो कलेक्ट कर लो, टेक योर टाइम, जस्ट गो थ्रू द एनसीईआरटी, टेक योर इश्यूज, बताओ मुझे, सो दैट हम उन्हें रिजॉल्व कर देंगे. ठीक है. सो नो वन विल हैव अ कंसर्न विद द मॉलिक्यूलर बेसिस आफ्टर सम टाइम. और राइट पीपल, इफ यू हैव नो क्वेश्चंस, फिलहाल के लिए कोई अलग से क्वेश्चन है नहीं, देन आपका लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है. सो